हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हरेंद्र सर अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, यानी हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसी को सिखाने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, कोई भी वाक्य हो, कोई भी अगर हिंदी वाक्य मिल रहा है तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसी को मैं सिखाने वाला हूं। जैसे मैं बात करूं तो सेंटेंस बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, मैं उसी चीज़ को सिखाने जा रहा हूं। बिल्कुल जैसे सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, तो उसमें हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, प्लस चाहिए होता है वर्ब, प्लस चाहिए होता है ऑब्जेक्ट या तो अदर वर्ड। इन्हीं तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है हमें। ये तीन चीज़ को अगर हम बढ़िया से पहचान लेते हैं तो हम सेंटेंस को बहुत ईजिली तरीके से बना सकते हैं, बहुत आसानी से। तो चलिए मैं इस पे बात करता हूँ कि आखिर सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट कर्ता होता है बाबू। उसको हिंदी में, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। कर्ता यानी कि जो वाक्य में काम को करता है उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो देखिए, इस सब्जेक्ट के बारे में पहले सीखेंगे हम कि सब्जेक्ट होता कैसा है, कैसे पहचानेंगे इसको, और कितने प्रकार का आ सकता है। तो ये सब्जेक्ट बाबू दो प्रकार का आ सकता है। कैसा कैसा, यानी कि एक तो आ सकता है डूअर और दूसरा आ सकता है नॉन डूअर। नॉन डूअर आ सकता है। डूअर कहने का मतलब ना, डूअर कहने का मतलब ये चीज़ कि वाक्य में काम को करेगा वो, और नॉन डूअर का मतलब ये होगा कि वाक्य में वो खुद काम नहीं करेगा, किसी और से करवाएगा। यही चीज़ होता है। तो अब देखो पॉसिबिलिटी इसकी देख लेते हैं। अगर डूअर होगा तो 90% ये लिविंग होने का चांस है। कैसा? लिविंग होने का चांस है। और नॉन डूअर होगा तो 90% नॉन लिविंग होने का चांस है। नॉन लिविंग होने का चांस है 90%। इसलिए बोल रहा हूँ बाबू कि 10% में ये लिविंग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये लिविंग हो सकता है और ये भी नॉन लिविंग हो सकता है। बट अब देखते हैं कि करना क्या है, इसको देख लो। अगर इस टाइप से हमें सब्जेक्ट तो पहचानना सीख लेंगे कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, वाक्य में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी इसका एग्जांपल दूंगा मैं। तो अगर ऐसा मिल जाएगा, वाक्य में ऐसा सब्जेक्ट मिलेगा, डूअर होगा, तो उसको हम बनाएंगे टेंस में। किस में बनाएंगे बाबू? टेंस में बनाएंगे। अगर ऐसा मिल जाएगा तो उसको हम बनाएंगे वॉइस में। वॉइस में क्यों बनाएंगे बता दे रहा हूँ। क्योंकि यह काम खुद नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा, कार्य करने वाला दूसरा व्यक्ति होगा, तो उसको हम बनाएंगे वॉइस में। और वॉइस में जब भी बनाएंगे तो इसके साथ लगने वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्यों? कि पैसिव वॉइस ऑलवेज टेक्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्योंकि इसमें क्रिया का तीसरा रूप ही लगता है। पैसिव वॉइस में बिना थर्ड फॉर्म का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, सीधी सी बात है। तो ये बात कर लिए हम लोग कि सब्जेक्ट दो तरह से आ सकते हैं। जैसे एक डूअर हो सकता है और दूसरा नॉन डूअर हो सकता है। डूअर कहने का मतलब कार्य करने वाला। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे टीच मीन्स होता है क्या चीज? टीच मीन्स पढ़ाना होता है, और ई आर लग जाएगा। टीचर मीन्स पढ़ाने वाला। तो डू मीन्स करना और ई आर लग गया तो डूअर मीन्स काम करने वाला हो जाएगा। और यही चीज नॉन डूअर। अभी मैं इस पे एक एग्जांपल सेट करके दिखाऊंगा, घबराइए मत। जैसे मैं बोल दूं मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं। अभी इसी से अभी पता चल जाएगा आपको। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो अब इस वाक्य को देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। आप पहचान पा रहे हैं कि मैं इसमें सब्जेक्ट है, और मैं की स्पेलिंग आपको आती है, आई होता है। और देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है, रहा है, रही है, रहे हैं, etc अगर वाक्य में मिलता है तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस होता है। और जरूरी नहीं है कि रहा रही मिले, बस हमें ये पता चलना चाहिए कि ये कार्य जारी है कि नहीं, कंटिन्यू है कि नहीं। ये रहा रही नहीं भी आएगा तो भी कंटिन्यूअस हो सकता है। तो आई के साथ लगने वाली वर्ब एम लगेगी, ये आपको पता है, आई एम। और पढ़ाना की स्पेलिंग मालूम है, टीच होता है। क्या होता है? टीच होता है। पढ़ाना की स्पेलिंग टीच, और इसी का पावर 4 करेंगे तो टीचिंग हो जाएगा। यानी कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। अब क्या पढ़ा रहा हूं, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट मिलेगा तो लिखना, नहीं मिलेगा तो नहीं लिखना। अब बात करेंगे, देखो इसमें सब्जेक्ट कैसा था, डूअर था। दूसरा वाक्य जैसे हमने कह दिया कि पुल बन रहा है, पुल बन रहा है। अब इसको भी देखते हैं बाबू, ये भी कंटिन्यूअस दिख रहा है, बिल्कुल ऊपर वाला जैसा है वैसा नीचे वाला भी है, बिल्कुल सेम लग रहा है। लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट मैं था ये काम को कर रहा था, लेकिन इसमें पुल जो सब्जेक्ट है ये काम को कर रहा है क्या? अभी चेक करो। जैसे पुल बन रहा है तो पुल अपने आप तो बनेगा नहीं भाई, पुल को तो कोई दूसरा ना बनाएगा। तो पुल अपने आप नहीं बन रहा है, फिर भी इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है।
इस वाक्य में पुल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन है कैसा भाई, है कैसा, ये नॉन डूअर है, क्योंकि इस वाक्य में पुल काम नहीं कर रहा है, काम तो कोई दूसरा कर रहा है। अगर मटेरियल ला के रख दो तो पुल अपने आप तो तैयार होगा नहीं, उसको तो तैयार करने वाले लोग होंगे। तो इस वाक्य में पुल खुद नहीं बन रहा है, पुल जो है नॉन डूअर सब्जेक्ट है। और दूसरा कंसेप्ट भी फॉलो कर रहा है कि 90% हमने बताया था कि नॉन लिविंग होगा, तो पुल कैसा है, लिविंग है कि नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग है, क्लियर है। अब देखो हमने ये चीज बताया था कि इसको वॉइस में बनाते हैं, तो वॉइस में बनाते हैं तो V3 लगाएंगे, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। अभी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें क्या चीज, ब्रिज की स्पेलिंग होता है, पुल की स्पेलिंग होता है बाबू ब्रिज, द ब्रिज। अब ब्रिज के हिसाब से, सिंगुलर या प्लूरल उसके हिसाब से हम लिख लेंगे सहायक क्रिया, तो इज लगेगा ब्रिज के हिसाब से, द ब्रिज इज। अब देखो, अब ये कंटिन्यूअस का टेंस है, लेकिन जब भी हम पैसिव बनाएंगे, तो जब भी कंटिन्यूअस का पैसिव करते हैं तो उसमें ईइंग लग जाता है, यानी पावर 4 को हटाने के लिए जैसे बीइंग लग जाता है, तो द ब्रिज इज बीइंग। और लगने वाली वर्ब जो है V3 लगेगी, तो बनना का क्या लिखेंगे बाबू, V3, या तो बिल्ड लिख सकते हैं, या तो मेड लिख सकते हैं, कुछ भी, या तो प्रीपेयर्ड भी लिख सकते हैं, प्रीपेयर्ड भी लिख सकते हैं, पावर 3 करना होगा। यहाँ बिल्ड भी लिख सकते हैं कि बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, पावर 3 चाहिए हमें, पावर 3 चाहिए बस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब्जेक्ट दो तरह से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इस पे आप बहुत सारे सेंटेंस इस पे बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर से। तो चलिए आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आप सब्जेक्ट के बारे में सीख चुके होंगे। अब बाकी इसके बाद जो वर्ब का नंबर आएगा मैं इसको अगली वीडियो में बताऊंगा, और सिर्फ वर्ब को ही उसमें सिखाऊंगा। उसके बाद इन अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट के बारे में भी आपको सिखा दूंगा। तो आप वीडियो पर बिल्कुल बने रहो, और मैं आपको कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो देता रहूँगा जिसमें आप सेंटेंस को बहुत आसानी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने मित्रों तक शेयर भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।